Hello, all of you, and welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well at your homes. Stay at your home and stay safe because Corona is spreading leaps and bounds around the world. And the best thing to protect ourselves and the world is to stay at homes. I hope आप में से कई सारे लोग ऐसा कर भी रहे होंगे. So in my previous video हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से एक लैंग्वेज को हम लोग एक्वायर करते हैं एंड प्रिसाइसली आई स्पोक अबाउट हिंदी. हम लोग हिंदी को कैसे सीखते हैं. और मैंने ये भी कहा था दैट एक्चुअली वी डू नॉट लर्न दिस लैंग्वेज दैट वी स्पीक रेगुलरली. वी एक्चुअली पिक अप दीज लैंग्वेजेस. सो हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि किस तरह से हम लोग अपनी हिंदी का साउंड सिस्टम समझ लेते हैं बिकॉज ऑफ विच वी बिकम एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल टू स्पीक इन हिंदी. और ये भी बात हुई थी कि अगर हम लोग इस तरह का प्रिंसिपल इंग्लिश में भी इंट्रोड्यूस कर लें भाषा को सीखने के लिए तो काफ़ी सारी बातें जो है वो आसान हो जाएंगी हमारे लिए. उसमें कोई शक नहीं है. सो ये बात है. और आज इस वीडियो सेशन को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं. Guys, there is no doubt that language is such important thing that there are some people in Africa जो कि अपने नवजात नवजात शिशु को, छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनको वो किंटू बुलाते हैं. KINTU. किंटू का मतलब होता है कि अफ्रीका में एक चीज़, अ थिंग. ओके. और वो तब तक उस बच्चे को किंटू बुलाते हैं जब तक वो बच्चा एक कोई भाषा ना सीख ले. ऑलराइट. और जब वो बच्चा कोई भाषा सीख लेता है तो उसको बुलाते हैं वो मंटू. MUNTU. मंटू का मतलब होता है पर्सन. ओके. सो किंटू का मतलब हुआ अ थिंग एंड मंटू का मतलब हुआ पर्सन. ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए कोट किया है सो दैट आई कैन मेक यू अपराइज दैट हाउ मच अ लैंग्वेज काउंट्स, कि एक लैंग्वेज की कितनी वैल्यू होती है. ऑलराइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सो अब बात आती है कि हम लोग लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करें. यहाँ पे मैं फिर से बात करूँगा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बचपन में कैसे हिंदी सीखते हैं. सो अब थोड़ी सी इस ड्रिल को आगे बढ़ाते हैं. ऑलराइट. सो अगर आपने ध्यान दिया हो, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है और अगर आपने उसका नोटिस किया हो तो कैसे सीखता है. Alright, let me set an example before you. This one is really very lovely. और सुनिएगा इस एग्जाम्पल को. जैसे आपके घर में कोई जानवर आता है, अक्सर अमूमन घरों में इंडियन जो होम्स होते हैं वहाँ पे अक्सर जानवर आ जाते हैं सुबह या शाम को. और हम में से कई सारे अच्छे लोग हैं जो उनको रोटी या कुछ ब्रेड या कुछ खाने का दे देते हैं. तो अगर घर में बच्चा होता है तो हम क्या कहते हैं. सपोज गाय आई आपके गेट पे, आपने तो क्या, गाय रोटी, गाय रोटी दो, गाय को रोटी दो, गाय को रोटी दो ना. और बच्चे से आपने उसको रोटी आपने उसको दिलवा दी. अब बच्चे ने उस गाय को देखा या उस जानवर को देखा, या फिर डॉग तो उसने कुत्ते को देखा, और उसने उस रोटी को देखा. तो वो उस आप क्या बोल रहे हो उसको क्या दिख रहा है, उन दो चीज़ों को वो रिलेट कर रहा है. तो उसको सामने का जानवर सपोज गाय है तो वो गाय देख रहा है और आपने उसको गाय बोला और आपने जो खाने की चीज़ है आपने उसको रोटी बोला. सो नाउ ही इज़ एबल टू रिलेट व्हाट ही इज़ लुकिंग एट एंड व्हाट ही इज़ लिसनिंग टू. उसने अपना ऑडियो और अपना विजुअल को उसने रिलेट कर लिया, उसने एक एसोसिएशन बना लिया कि यार ये गाय है, ये ऐसी दिखती है, इसको गाय बोलते हैं बिकॉज वो रेगुलरली आती है. तो वो रेगुलरली आप गाय को देख के एक ही आवाज़ निकालते हो, गाय. या आप कुत्ता है तो आप उसको कुत्ता बोलते हो, डॉगी बोलते हो. ऑलराइट. एंड वॉट एवर आप उसको खिलाते हो तो आपने उसको दिखा दी बच्चे को और आपने उसको रोटी बोलना शुरू कर दिया. तो बच्चे ने क्या देखा और क्या सुना और वो रिलेट कर लिया और उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई. सो व्हाट ही डिड कि उसने अपने विजुअल को और ऑडियो को एसोसिएट कर लिया. ऑलराइट. अब उसने जब रोटी दी तो आप खुश हुए और आसपास एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है. अरे वाह, मेरे बेटे ने रोटी खिलाई गाय को, वाह, क्लैप भी करते हैं कभी कभार. अब वो बच्चे ने एक्सपीरियंस किया, बच्चे को भी मज़ा आया. तो उसने जो उस एक्शन को एक्सपीरियंस कर लिया तो उसने उस एक्सपीरियंस में अपने इमोशंस को टैग कर लिया कि यार गाय आती है उसको रोटी देते हैं तो बड़ा मज़ा आता आएगा. तो देख रहे हैं. तो उसने एक्शन को एसोसिएट कर लिया. यहाँ पे क्या बात सीखने को मिल रही है, सुनना. यहाँ पे बात आ रही है कि हम लोग किस तरह से स्टेट
आप देखना स्टेट, कॉन्टेक्स्ट और इमोशन को समझते हैं और अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं। स्टेट क्या है? कि सामने एक जानवर आया है, बच्चा उसको रोटी दे रहा है, दैट्स अ स्टेट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये हो रहा है कि बच्चा उसको रोटी खिला रहा है, एक्शन है कि सामने गाय दिख रही है और वो सुन रहा है उसको, और रोटी के बारे में भी सुन रहा है वो। और इमोशन क्या हो गए कि मज़ा आ गया। सो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई जो बच्चे ने एक्सपीरियंस कर लिया। वो क्या क्या उसने एक्सपीरियंस कर लिया, और उसका एक्सपीरियंस ये थ्री सेगमेंट्स या थ्री एलिमेंट्स से मिल के बन गया। वो तीन एलिमेंट्स क्या हो गए उसके? एक तो सबसे पहली मैंने बात क्या बताई, स्टेट, वो किस स्टेट में है। दूसरी बात, वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। और तीसरी चीज़ उसके इमोशंस। सो स्टेट, कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशन, आपको ये तीन एस्पेक्ट्स पे ही लैंग्वेज को समझना पड़ेगा सो दैट आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओ। लुक, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम टेलिंग यू हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश। यहाँ पे बातों में अंदर है, समझिएगा। बिकॉज वेन एवर समबडी सेज टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू ऑलवेज ट्राई टू चेस परफेक्शन। आप हमेशा परफेक्शन के पीछे पड़ जाते हो कि नहीं, तो मुझे तो इंग्लिश में बोलना है एंड आई गॉट टू बी परफेक्ट। बिकॉज सबसे पहला इंटरप्रिटेशन आपका क्या होता है, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी है एंड वो परफेक्शन कहीं ना कहीं साथ में उसमें एसोसिएट क्या कर लेते हो अपने इमोशंस को, मुझे तो परफेक्ट होना है इंग्लिश में। अब वो एज चैलेंज आपके सामने आती है, वो चैलेंज कभी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, जब आपको लगता है कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो दैट इज वाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। कई लोग व्हाट्सएप पे या मैसेजेस में आप देखते हो कि वो पूरा टेक्स्ट नहीं लिखते हैं। जैसे डेट लिखना तो वो डी लिख देंगे, डेट डी। ओके, इसी तरह से वो गुड मॉर्निंग लिखेंगे, ओके जीएम लिख देते हैं। समझ जाते हो क्या कहना चाह रहे हो? दैट मीन्स उन्होंने जिस तरह की एसएमएस लैंग्वेज से वो पूरा का पूरा लिखते नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े कहना चाहिए, वो पूरी स्पेलिंग भी नहीं लिखते हैं, या वो फ्रेजेस लिखते हैं छोटे छोटे, और आप तक जब बात पहुंचती है आप उसको समझ लेते हो। जब आप उसको पढ़ते हो तो आप उसको समझ लेते हो कि इसने क्या बोला है। होता है कि नहीं होता है? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आधी अधूरी बात भेजी और मैंने उसको पूरा समझ ली? क्यों होता है ऐसा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग? रीडिंग पढ़ना, आपने पढ़ा और आपने पूरी बात समझ ली, जबकि उसने पूरी बात बड़ी एक्सप्लिसिट डिटेल्ड नहीं लिखी थी। पढ़ा फिर भी समझ लिया। रीज़न क्या होता है कि पढ़ने का मीनिंग क्या हुआ? पढ़ने का मीनिंग हुआ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीडिंग। और रीडिंग इज अ साइकोलिंग्विस्टिक प्रोसेस। मैंने क्या बोला? और रीडिंग इज अ साइकोलिंग्विस्टिक प्रोसेस। भाषा और आपकी जो साइकोलॉजी है उसका मिला जुला संगम जो है, उसकी जो सर्किटिंग है, उसके बेसिस पे आपने उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग निकाल लिया और आप समझ गए। दैट इज इट। सो जब भी कोई आपसे भाषा करता है, कोई बात करता है, तो आप उसका कोई ना कोई मीनिंग निकाल लेते हो। जब बच्चा आपके पास आता है, मामा मम्मा, रोटी रोटी, या दूधू दूधू, या नूडल्स नूडल्स, या जो भी वो खाने के लिए कहता है, तो आप समझ जाते हैं ना उसको कुछ खाना है, ये कुछ मांग रहा है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 5 साल से स्पेशली जो छोटे होते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो बच्चा शुरू में क्या करता है, उसने जो चीज़ देखी, उसने गाय को देखा था और उसने रोटी देखी थी, तो सबसे पहले वो वाले वर्ड्स याद कर लेगा। ज़्यादातर बच्चे वो वर्ड्स याद कर लेते हैं जो वो देखते हैं और जो वो कलरफुल ही दिखते हैं। जो जितना ज़्यादा कलरफुल ऑब्जेक्ट बच्चों के सामने आएगा, वो उसको सीख जाएगा यार ये क्या है। और अगर वो कलरफुल ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में हो तो वो जल्दी सीख जाएगा। आवाज़ निकाले, सोने पे सुहागा। इस तरह से हम लोग सीखते रहते हैं। तो बात फिर से कहाँ पे आ जाती है? हम लोग कोई भी चीज़ जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग उसको एसिमिलेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं आसानी से। वो एक्सपीरियंस किन तीन चीज़ों से बनता है? वो उसमें होती है स्टेट, कॉन्टेक्स्ट और इमोशन। सो अगर ये सारे के सारे तीनों पैरामीटर्स हमको कन्वे करना आ जाए, अपनी बात एक्सप्रेस करना आ जाए, इंग्लिश में आ जाए, हो गया हमारा काम। तो इसी तरह से हम लोग अभी वो वर्ड्स सीखने हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ड्स। अब अकेले वर्ड से तो काम चलेगा नहीं। कई सारे लोग होते हैं अकेले वर्ड सीखते रहते हैं। इट्स नॉट इनफ फॉर दैट, इट्स नॉट इनफ। वर्ड करता है क्या? व्हाट डज अ वर्ड डू? वर्ड करता है क्या है? वर्ड जो होता है, वर्ड एक आइडिया को फ्लैश करता है। क्या आपने कोई भी वर्ड सुना तो वो वर्ड सुनने के बाद वो आइडिया आपको फ्लैश करेगा। सपोज, ओके, सपोज
आपसे कह दिया जाए, मैं एक इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, काउंटेनेंस। यू लुक सो सैड बाय अ काउंटेनेंस टुडे। अब काउंटेनेंस का मतलब होता है क्या? फिजिकल अपीयरेंस, स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, अब आप समझ जाओगे उसने क्या बोला, यू लुक वेरी सैड टुडे बाय योर काउंटेनेंस। यानी तुम अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अपने अपीयरेंस से बड़े परेशान लग रहे हो। उसने पूरा नहीं बोला कि फिजिकल अपीयरेंस और फेशियल एक्सप्रेशंस, उसने सिर्फ एक वर्ड बोला, काउंटेनेंस। सो इसी तरह से वर्ड्स क्या करते हैं कि आप एक वर्ड का इस्तेमाल करते हो, वो पूरा का पूरा आइडिया फ्लैश कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ। ओके ना? इनफैक्ट अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ अचानक से बिना इंग्लिश सीखे हुए, जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हो, और वहाँ पे आप जाके अगर आपको सपोज़ आपको अगर मान लो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी अपने व्हीकल के लिए, और अगर आपने बोला लाइक मीन्स बाइक पेट्रोल वेयर, सो वो समझ जाएगा कि यार इसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अभी अलग बात है अगर उसने पूरे के पूरे वैसे ही अगर आंसर दे दिया, एक्चुअली जेंटलमैन यू हैव टू गो स्ट्रेट अवे एंड देन यू विल फाइंड अ रोड एंड देन यू कैन गो टू अ गैस स्टेशन फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर नीडफुल। मे बी आपको शायद समझ में नहीं आया उसने क्या कह दिया, तो वो भी आप ही की तरह बोल देगा। ओके, स्ट्रेट टर्न पेट्रोल। ऑलराइट, सो वर्ड्स इस तरह से काम करते हैं, ना ही आपने पूरा बोला ना ही उसने पूरा बोला। आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लिया लेकिन वो अपने पूरे के पूरे वाक्य में नहीं है। दे आर नॉट क्रिएटिंग दो सेंटेंसेस। तो शब्दों का वो समूह जब मिल जाता है, जो अपना पूरा मीनिंग नहीं निकाल रहा हो लेकिन थोड़ा बहुत मीनिंग निकाल लेता हो, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकाल पाता है, ऐसे शब्दों के समूह को हम लोग फ्रेज कहते हैं। बट फ्रेज की पावर हमने देख ली है, छोटा बच्चा भी फ्रेज में अपनी बातें कह देता है। गाय रोटी, आप भी अपनी बातें फ्रेज में कह के समझा देते हो कुछ ना कुछ। दैट मीन्स फ्रेजेस आर सो पावरफुल। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहुँच गया मैं कंक्लूजन पे, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो। फ्रेजेस आर सो पावरफुल। So let's start focusing more on this pattern of learning more phrases and associating them to make new sentences so that we may become more comfortable and more organic to speak in English. ये अप्रोच को हमको पकड़ के चलना है। तो हमको कोशिश करनी है कि हम नए नए फ्रेजेस को सीखें, उनको एसोसिएट करना सीखें और अपनी बात को एक्सप्रेस करना सीखें। Alright, so I'm not exactly teaching you how to speak in English, but it is something which is more magnified. ये और बड़ी बात है। क्या है? I'm teaching you something more than that. मैं आपको उससे ज़्यादा सिखा रहा हूँ। वो क्या है? How to express yourself in English. So just keep an eye on your YouTube channel. That means on my channel, because very shortly I'm coming back to you with my explanation on phrases and association of the same. Okay? So it's Mukul Pandey signing up now. Take care. Bye bye.